कार्बनिक रसायन, ठीक है। ये खान सर का बुक है जो पॉकेट जीके समान ज्ञान, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन का है, उसी का हम लोग देखेंगे। रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 क्या है? कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः वे सभी रासायनिक यौगिक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इस कारण कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब अपवाद स्वरूप कार्बन युक्त कुछ यौगिकों को कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। इसे कुछ उदाहरण निम्न होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातुओं के कार्बोनेट्स एवं बाइकार्बोनेट आदि होते हैं। अब बर्जिलियस 1815 में जैव शक्ति सिद्धांत दिया, जिसके तहत कार्बनिक यौगिकों का निर्धारण जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। प्रयोगशाला में इनका निर्माण संभव नहीं है। 1828 में वोलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर इस सिद्धांत का खंडन किया। अतः प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया NH2CONH2 है। अब कार्बन की विशेषताएं देखते हैं। कार्बन की विशेषताएं यानी कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जो सभी जैविक पदार्थों में अनिवार्यता पाया जाता है। अब कार्बन के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रासायनिक प्रतीक C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, सामान्य ताप एवं दाब पर अंतिम अवस्था होता है ठोस। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12.011 होता है। अब एक क्रिस्टल संरचना षटकोणीय होता है। अब एक क्रिस्टल संरचना षटकोणीय होता है। गलनांक 3820 के होता है, यानी 3546.85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक होता है 5100 के, यानी 4826.85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी बंधों का निर्माण कर अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन बंधों की लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक ठोस धातु तत्व जो आवर्त सारणी को 14 या 4a समूह आवर्त 2 तथा p ब्लॉक का तत्व है। अब परमाणु क्रमांक 6 यानी द्रव्यमान संख्या 12 होगा। प्रतीक 6C12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। अब ज्यामितीय समचतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। संयोजकता 4। यौगिक निर्माण ससंयोजी होता है। अब देखते हैं अब प्राकृतिक में स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उपस्थित स्वतंत्र या तत्व के रूप में कोयला, हीरा, ग्रेफाइट होता है। संयुक्त अवस्था में धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। श्रृंखलन यानी श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक, इसलिए कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के समस्थानिक 6C12, 6C13, 6C14 होता है। अब 6C14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अर्ध आयु यानी 5770 वर्ष बीटा कण उत्सर्जित यानी 6C12 को परमाणविक द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय
मानक माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कार्बन जल द्वारा अप्रभावित रहता है। कार्बन स्वयं से या छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N यानी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड S। अब देखेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप के बारे में जानते हैं। जब एक तत्व दो या अधिक रूपों में पाया जाता है तथा उन रूपों में गुणधर्मों में पर्याप्त भिन्नता होती है तो इस गुण को अपरूपता व विभिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है। अब अपरूप के भौतिक गुण भिन्न तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। कार्बन के अपरूप दो भागों में विभाजित किया गया है। A क्रिस्टलीय अपरूप, B अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामितीय बंधकोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन होता है। अब हीरा वह ठोस क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है, वह चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरा प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है। यह किम्बराइट पत्थरों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय विद्युत का कुचालक होता है परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। अब इसका गलनांक 3843 डिग्री केल्विन होता है। हीरे को विभिन्न यानी पोटेशियम 3843 डिग्री के होता है। हीरे को विभिन्न कोणों से काटा व तराशा जाता है ताकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण यह अधिक चमकदार व आकर्षक लगता है। हीरे को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुद्ध हीरा रंगहीन पारदर्शी जल में अम्लीय एवं विषाक्त होता है। उपयोग आभूषण निर्माण में, कांच रत्न व पत्थर काटने वाली मशीनों के निर्माण में, कठोर सतहों पर पॉलिश करने में अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब उद्योगों में ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मुलायम तथा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका रंग काला, भूरा और अपारदर्शी होता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है आध्यात्मिक होने के बावजूद इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। वायु की उपस्थिति में यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब ग्रेफाइट नरम व स्नेहक होता है। इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके क्रिस्टल समष्ट भुजाकार होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ एक ही तल में अबंधित होता है एवं षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब उपयोग इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में, रंग तथा पेंसिल की लीड बनाने में, मशीनों को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम हीरा बनाने तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अब संश्लेषित ग्रेफाइट यानी उच्च ताप 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पर कार्बनिक पदार्थों, पेट्रोलियम, कोक व कोलतार आदि को गर्म करने पर उनमें निहित धात्विक और वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है एवं शेष कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट समरूप क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। अब फ्लोरीन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। फ्लोरीन
इसमें 60 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C16 फ्लोरीन का सर्वाधिक ज्ञात व प्रचलित रूप है, जिसमें परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहलाता है। बेलनाकार फ्लोरीन को कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। C60 में 12 फलक पंचकोणीय व 26 फलक षटकोणीय होते हैं। अब उपयोग असंगठक व प्लास्टिक निर्माण में, बैटरी व छोटे बॉल बेयरिंग निर्माण में कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रयोग विद्युत परिपथ में अर्धचालक के रूप में करते हैं। अब ग्रेफीन यानी इसमें कार्बन परमाणु संयुक्त होकर षटकोणीय एकल परतदार संरचना का निर्माण करते हैं, जो एक सूक्ष्म पतली संरचना बनाता है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन का संरचनात्मक तत्व है। अब आणविक मोटाई का होने के बावजूद भी यह इतना घना होता है कि इसमें से हीलियम अणु भी पार नहीं हो पाता है। यह लगभग पारदर्शी होता है। अब उपयोग रिचार्जेबल बैटरियों में, सौर सेलों में, ऊर्जा संग्रहों में, ट्रांजिस्टरों में के निर्माण में, जैविक और रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जाता है। अब अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप ऐसे अपरूप जिनमें ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर काजल कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। अब उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए हैं। इस परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब कोयले के प्रकार: एंथ्रासाइट 94 से 98% कार्बन, बिटुमिनस 75 से 80% कार्बन, लिग्नाइट 30 से 40% कार्बन, पीट 27% कार्बन। अब कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं के संयोग से होता है, वे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन अणु प्रकृति के रूप में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले आदि के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को अच्छा ईंधन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। कार्बन परमाणु की संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो सहसंयोजी आबंधों के द्वारा 4 हाइड्रोजन अथवा कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजित होकर विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन श्रृंखला बनाने के क्रम में कार्बन परमाणु परस्पर 3 प्रकार से संयोजित होते हैं: एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा अथवा त्रिबंध द्वारा। अब निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं इन्हें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें सभी कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से संयोजित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के उन्हें होते हैं, एल्केन तथा साइक्लोएल्केन होता है। अब एल्केन के बारे में आता है। एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर संयोजित होकर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब मेथेन के बारे में जानते हैं। इस समूह का प्राथमिक सदस्य है। मेथेन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह बॉन्ड CH3 द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक अन्य एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं, जैसे एथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10, हेक्सेन, C6H14 आदि होता है। अब है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक बंध श्रृंखला अथवा कार्बन वलय का निर्माण करता है। साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। साइक्लोप्रोपेन इस समूह का प्राथमिक सदस्य है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध उपस्थित होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन बंधों के प्रकार के आधार पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन तथा एल्काइन। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विआबंध उपस्थित होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। इस समूह को सामान्य सूत्र CnH2n से व्यक्त किया जाता है। अब एथिलीन C2H4 एल्कीन समूह का प्राथमिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशों, कागज, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC निर्माण में करते हैं। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में एथिलीन की प्रमुख भूमिका होती है। अब एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिक बंध उपस्थित होता है एल्काइन कहलाता है। एल्काइन अब एल्काइन के बारे में जानते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिक बंध उपस्थित होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन समूह को सामान्य सूत्र CnH2n-2 से व्यक्त किया जाता है। एसिटिलीन अथवा एथाइन C2H2 इस समूह का प्राथमिक यौगिक है। अब इसका उपयोग उच्च ताप पर पदार्थों को काटने एवं उन्हें जोड़ने में, बेंजीन एवं कपूर के निर्माण में तथा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं। अब महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अब मेथेन यानी CH4 एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। रंगहीन गंधहीन वायु से हल्की अविशैली जल में अल्प विलेय प्राकृतिक गैस, बायोगैस, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य अव्यय, कोयले की खानों में मेथेन व वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मेथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। अब दलदली स्थानों में पेड़ पौधों, सब्जियों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से मेथेन गैस उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कार्बन ब्लैक के उत्पादन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और सिंथेटिक गैस CO+3H2 के उत्पादन में किया जाता है। अब एथिलीन C2H4 एथिलीन श्रेणी का प्रथम सदस्य रंगहीन मीठी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में, पॉलीथीन बनाने में निश्चेतक के रूप में व मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। अब एथाइन एसिटिलीन C2H2 एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में, धातुओं को काटने व जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण में, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में निषेचक के रूप में किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 यानी रंगहीन वाष्पशील गाढ़ा द्रव ईथर जैसी मीठी गंध वाष्प सूंघने पर बेहोशी आती है। सर्जरी के दौरान इसका उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है, परंतु यकृत पर हानिकारक प्रभाव के कारण आजकल ईथर
एथिलीन क्लोराइड व नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब है आयोडोफॉर्म यानी CH3। पीले रंग का रवेदार ऊर्ध्वपातित पदार्थ समान गंधक जल में अभिलेय होती है। इसका उपयोग तीव्र कीटाणुनाशक तथा जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCH। अब है यह क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणुओं के यौगिक का संगठन है, जिसे फ्रियोन भी कहते हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है तथा यह ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका उपयोग विलायक, प्रशीतक, परिक्षेपक तथा रेफ्रिजरेटर के लिए किया जाता है। अब है मेथिल एल्कोहल के बारे में सुनिए सकते हैं। मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH यानी अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथनॉल या कार्बोनोल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। यह रंगहीन द्रव शराब जैसी गंध, उदासीन, ज्वलनशील व विषैली होता है। इसे पीने से व्यक्ति अंधा, पागल या मृत्यु हो सकती है। हथकड़ी या कच्ची शराब पीने वालों की मृत्यु इसी के कारण होती है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन में, कृत्रिम रंग बनाने में, वार्निश बनाने में, विलायक में, परफ्यूम, औषधियाँ बनाने में, विकृतीकृत स्पिरिट बनाने में किया जाता है। मेथिल अल्कोहल व जल को 4:6 के अनुपात में मिलाकर ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। अब है एथिल अल्कोहल। अब है एथिल अल्कोहल के बारे में देखते हैं। एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH होता है। रंगहीन द्रव, अत्यधिक ज्वलनशील, उदासीन, स्वाद में तीखा, जल में विलेय होता है। फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से तथा औद्योगिक रूप में इसे किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में यह उत्तेजना पैदा करती है। अतः इसका उपयोग मादक द्रव या शराब के रूप में करते हैं। इसका उपयोग मोटर, हवाई जहाज़ों के ईंधन में, कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में, पेट, वार्निश, कफ सिरप, गोंद, औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, पारदर्शक, साबुन, शराब बनाने में किया जाता है। अब जैव नमूनों के परिरक्षण व अल्कोहल थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। अब एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जानते हैं। CH2OH बॉन्ड CH2OH या ग्लाइकोल यानी शुद्ध ग्लाइकोल गंधहीन, रंगहीन सिरप जैसी और स्वाद में मीठा द्रव है, लेकिन विषैली होता है। अब पीने से मृत्यु हो सकती है। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में मोटरगाड़ियों में प्रति हिमकारी के रूप में किया जाता है। अब ग्लिसरॉल CH2OH होता है या ग्लिसरीन। यह रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रताग्राही, गाढ़ा द्रव, अविषाक्तता या स्वाद में मीठा होता है। यह जंतु और वनस्पति तेलों व वसाओं में उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरीन एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वन घोल तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग पारदर्शक साबुन, जूतों की पॉलिश, स्याही, श्रृंगार सामग्री, कृत्रिम रेशे, स्नेहक, परिरक्षक, शक्तिवर्धक दवाइयों आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रतिहिमकारी व शक्तिशाली विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG डायनामाइट बनाने में किया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल HCOOH मेथनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन,
तीखी गंध, संक्षारक प्रकृति का द्रव जल एवं अल्कोहल में विलय होता है। यह लाल चींटियों में मधुमक्खी, बिच्छू आदि के डंक से प्राप्त किया जाता है। इन जीवों के काटने पर शरीर में खुजली, फफोले, जलन आदि फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होती है। इसका उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में गठिया रोग की दवा में, रबड़ उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में आदि में किया जाता है। अब है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, मेथेनॉल। यह एलिफेटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन गैस, तीखी गंध तथा जल में विलय है। इसका 40% तनु विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो एक प्रबल रोगाणुनाशी, परिरक्षण और प्रतिरोधी है। फॉर्मेलिन का उपयोग जंतु के नमूने के परिरक्षण के वेदर को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग ताप दृढ़ प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट के निर्माण में, यूरिया निर्माण में, यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है। अब एसीटिक अम्ल, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। यह रंगहीन, तीखी गंध, स्वाद में खट्टा व संक्षारक प्रवृत्ति का द्रव जल व अल्कोहल में विलय है। इसका 4 से 6% तनु घोल सिरका कहलाता है। इसका उपयोग सेलुलोस एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर एसीटेट, एसीटोन आदि बनाने में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में सफ़ेदा, कॉपर एसीटेट तथा रंजकों के निर्माण में किया जाता है। अब डाई एथाइल ईथर, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 एथिल ईथर के बारे में जानते हैं। एथिल ईथर यह रंगहीन, मीठी गंध, अत्यधिक ज्वलनशील तथा अति वाष्पशील द्रव है। इसका उपयोग सर्जरी में सामान्य व स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से अधिक सुरक्षित इसके अलावा वाइनिल ईथर और मेथिल प्रोपिल ईथर भी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, पायरीन। यह रंगहीन वायु से भारी, अज्वलनशील तथा वाष्पशील द्रव है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। विद्युत से लगी आग को इसी के द्वारा बुझाया जाता है। अब यूरिया, NH2CO NH2, डाईएमिनो कार्बोमाइड, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस, रंगहीन, गंधहीन जल में विलय यौगिक है, जिसमें लगभग 40.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी कारण इसका प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में करते हैं। यह जीव जंतुओं मूत्र में पाया जाता है। हवा के संपर्क में आने पर यह अमोनिया गैस बनाता है, जिस कारण मूत्रालयों के पास तीखी दुर्गंध आती है। इसका उपयोग नाइट्रोजन गैस, बेरोनल दवा, यूरिया, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। अब ऑक्जेलिक अम्ल, COOH, यह पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में ऑक्सीजन तथा रूमेक्स परिवार के पौधों में तथा कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दों में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण पथरी बनती है। इसका उपयोग फेरेक्स ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में तथा कपड़ों पर लगी स्याही के धब्बे हटाने में व नीली
स्याही बनाने में किया जाता है। अब साइट्रिक अम्ल C6H8O7 यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यह खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण, अचार, मुरब्बा में किया जाता है। अब लैक्टिक अम्ल C3H6O3 यह एक मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोनिक अम्ल है जो जल में अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। अब मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। अब टार्टरिक अम्ल C4H6O6 यह एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में जैसे अंगूर, केले, इमली आदि में पाया जाता है। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तथा अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। अब एसीटिक अम्ल यानी C4H6O3 यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह अपघटित होकर एसीटोन व कार्बन हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब मधुमेह में रोगियों के मूत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग रंजक बनाने में किया जाता है। अब थायरोलिग्नियस अम्ल यानी C5H4O2 लकड़ी और अन्य पौधों की सामग्री के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अतः इसे लकड़ी का सिरका या लकड़ी का अम्ल भी कहते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन व मिथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है। अब एस्कॉर्बिक अम्ल यानी C6H5O6 विटामिन सी यह श्वेत हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। यह खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिससे घाव जल्दी नहीं भरते हैं। अब बेंजीन C6H6 यह मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे एरोमेटिक्स यौगिकों का जन्मदाता भी कहते हैं। यह रंगहीन जल में अभिलेय विशेष गंध युक्त द्रव है। अन्य एरोमेटिक्स यौगिकों की तरह दीप्त व काले धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में, प्लास्टिक रंजक, औषधि निर्माण में, मोटर ईंधन में, बेंजीन नाम से BHC DDT कीटनाशक के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। अब टालुइन यानी C6H5CH3 टालुओल यानी यह रंगहीन गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव होता है जिसमें सर्वप्रथम टालुवाल्सम नामक रेजिन के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया था। इसका उपयोग रबड़, पेंट, रेजिन आदि कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में, बेंजीन निर्माण में, विस्फोटक पदार्थों TNT आदि के निर्माण में, सैकेरीन निर्माण में, सूखी धुलाई में, पेट्रोल व बेंजीन के साथ प्रतिहिमकारक के रूप में, क्लोरामीन टी नामक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अब फिनॉल है। क्या है? फिनॉल।
फिनॉल यानी C6H5OH कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी बेंजीन को मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसका उपयोग विस्फोटक पिंक्रिक अम्ल, फिनोल्फ्थालीन, बैकेलाइट, सैलोल, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में किया जाता है। अब बेंजाल्डिहाइड यानी C6H5CHO बेंजीन कार्बोनल यह रंगहीन बादामी गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों में, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, रंजक औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। अब बेंजोइक अम्ल C6H5COOH यह रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में चटनी, अचार, मुरब्बे, फलों के रस, शरबत, डिब्बेबंद भोजन आदि में सोडियम बेंजोएट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब है सैलिसिलिक अम्ल C7H6H3 यह रंगहीन कड़वा स्वाद वाला ठोस क्रिस्टलीय एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा के बनाने में पिंपल व कील मुहासे दूर करने में, फेस वॉश में, ग्लो स्किन फेस वॉश, क्रीम आदि में किया जाता है। अब है सैकरीन C6H4SO2CONH यानी आर्थोसल्फा बेंजामाइड यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसका कैलोरी मान 0 होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी का जगह इसे प्रयुक्त करते हैं। अब है एस्पेरेटम C14H18N2O5 यह एक कृत्रिम मधुरक है जो सुक्रोज से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। कैलोरी मान नगण्य होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड C2H3NO यानी विषैली गैस जिसका प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण में मध्यवर्ती रसायन के रूप में किया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में इसी गैस का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। अब अश्रु गैस C10H5ClN2 2-क्लोरो एसीटोफिनोन यानी अविषैली गैस जो आँखों एवं नासिक आदि में जलन पैदा करती है। इसका पहली बार प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अनियंत्रित भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मस्टर्ड गैस के बारे में जानते हैं। मस्टर्ड गैस अब CH4H8Cl2S सामान्य ताप पर रंगहीन, अत्यंत जहरीली व गाढ़ा द्रव है। इसकी गंध सरसों जैसी होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। वह त्वचा पर यह फोफले उत्पन्न कर देती है, फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसकी वाष्प रबड़ को भी पार कर जाती है। अब ल्यूसाइट C2H2AsCl3 रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। यह त्वचा एवं आँखों में जलन व फफोले उत्पन्न करता है। अब एक क्लेथरेट यानी समुद्र की तलहटी में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित और पानी के अणुओं के बीच फंसी मीथेन गैस है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, वातानुकूलित संयंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, ऑप्टिकल उद्योग तथा फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। अब एस्पिरिन C9H8O4 2 एसीटो बेंजोइक अम्ल
यह एक ऐसा दर्द निवारक है औषधि है। इसे प्राकृतिक रूप से बिल्लो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग ज्वारनाशी, पीड़ानाशी व रक्त को पतला करने में किया जाता है। यूजीनोल एक प्राकृतिक दर्द निवारक है जो लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। दांत के दर्द में लौंग के तेल के प्रयोग से राहत मिलती है। अब नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 यानी हल्के पीले रंग का तैलीय द्रव जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, इसे मिरबेन का तेल भी कहते हैं। इसका उपयोग जूतों की पॉलिश, साबुन को सुगंधित बनाने में, ट्राइनाइट्रोबेंजीन विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अब एनिलीन C6H5NH2 यह बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है। इसे सर्वप्रथम नील को सांद्र क्षार के घोल के साथ गर्म करके बनाया गया था, इसीलिए इसे एनिलीन कहा गया। एनिलीन बराबर नील। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में, औषधियों के निर्माण में अनेक रंजकों का उत्पादन में होता है। अब एफ्लाटॉक्सिन यानी एस्परजिलस फ्लेवस यानी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आदि कवक एफ्लाटॉक्सिस नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसमें एक प्राकृतिक कार्सिनोजेनिक पदार्थ पाया जाता है जो यकृत में कैंसर उत्पन्न करता है। अब फिरोमोन्स इको हार्मोन यह एक कार्बनिक रसायन है जो सामान्य जाति के जीवों के मध्य लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इसकी सहायता से नर कीटों को आकर्षित कर पकड़ने में सहायता मिलती है। अब नेप्थलीन यह एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। इसकी गोलियां कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने में प्रयुक्त होती है। अब लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलेमाइड LSD यह एक अर्धसंश्लेषित औषधि है। जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है, अर्थात भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग होकर काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। इसका सेवन लोग इंजेक्शन से करते हैं। अब पैराफिल्डहाइड इसका प्रयोग अल्कोहलिक के उपचार में, मानसिक रोगियों में तथा नींद वाली दवाइयों में करते हैं। यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिल टेट्रामाइन इसका उपयोग खाद्य योजक, विस्फोटक व मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है। अब क्लोरिटोन इसका उपयोग पहाड़ी या समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आना, मिचली आना, उल्टी होना आदि को रोकने की दवा के रूप में होता है। अब ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड यह रंगहीन तैलीय द्रव है जिसका उपयोग DDT बनाने में किया जाता है। अब DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यह प्रमुख कीटनाशक है जिसका प्रयोग फसल व अन्य खेती में कीटों को मारने में किया जाता है। अब गेमेक्सेन BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यह भी एक प्रबल कीटनाशक है। गोबर गैस जंतुओं के मूलमूत्र व गोबर इत्यादि के सड़ने से मीथेन गैस प्राप्त होती है जिसे गोबर गैस संयंत्र लगाकर रसोई व विद्युत उत्पन्न में प्रयुक्त करते हैं। गोबर गैस में 60% मीथेन, 30% CO2
8% H2 और 1% नाइट्रोजन व अन्य गैस होती है। अब द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसका प्रयोग घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध जैसी मार्केप्टन आदि मिला दिया जाता है। अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG रंगहीन गंधहीन हवा से हल्की सबसे कम प्रदूषित गैस होती है, जो धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब गैसोहॉल पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। इसमें पेट्रोल और अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 90% और 10% होती है। अब ट्राइनाइट्रोटाइलुइन TNT टालुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG यह रंगहीन तैलीय द्रव है जिसे नोबेल का तेल भी कहते हैं। इसे ग्लिसरीन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में तथा डायनामाइट विस्फोटक के रूप में तथा डायनामाइट निर्माण में किया जाता है। अब नाइट्रोफिनोल यानी TNP, ठीक है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसे फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत प्रचंड विस्फोट के रूप में किया जाता है और सामान्यतः पहाड़ तोड़ने के काम में आता है। अब डायनामाइट के बारे में जानते हैं। डायनामाइट इसे नाइट्रोग्लिसरीन व सोडियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। जिलेटिन व डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे RDX जिससे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, यानी इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइएमीन है। यह सफ़ेद दानेदार पाउडर होता है जिसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। USA में इसे साइक्लोनाइट, इटली में इसे T4 व जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है। एल्युमिनियम चूर्ण मिलाने से इसकी विस्फोटक क्षमता या प्रचंडता में और वृद्धि हो जाती है। अब एक गन पाउडर पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल व सल्फर को 75:3:2 के अनुपात में मिश्रित कर तैयार किया जाता है। RDT तथा TNT की तुलना में विस्फोट पटाखों में निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह गंधहीन रंगहीन गैस है। सामान्यतः ताप व दाब पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। वायुमंडल में इसका मात्र 0.03 से 0.04% पाई जाती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी पर पहुंचने देती है, लेकिन पृथ्वी से गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। पृथ्वी पर सभी सजीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उद्योग में इसे चूना पत्थर के रूप में गर्म करके बनाया जाता है और सामान्यतः वायु में कार्बन, लकड़ी, कोयला को जलाने पर यह गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ताप कम करने पर यह शुष्क ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को ठंडा रखने में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग यूरिया निर्माण में भी किया जाता है।
अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसे वायु की अल्प मात्रा में कार्बन जलाने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब उद्योगों में इसे कोक पर भाप प्रभावित कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इस मिश्रण को वाटर गैस भी कहते हैं। वाटर गैस भी कहते हैं। यदि भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन निकलती है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर संकुल बनाती है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं कार्बन के भौतिक गुण के बारे में। इसका क्वथनांक 5100 के व गलनांक 3853 के है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह जल के अघुलनशील विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट और गैस का कार्बन के अलावा। अब कार्बन के रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं से क्रिया यानी उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया कर कार्बाइड का निर्माण करता है, जैसे CaC2 आदि। अब अधातुओं से क्रिया उच्च ताप पर अधातुओं से क्रिया कर यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे CH2 आदि होता है। अब वायु की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर CO2 व कम वायु में जलाने पर CO बनती है। अम्लों से क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। अब C+2H2SO4 CO2+2SO3+2H2O होता है। अब उच्च ताप पर कार्बन धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन करता है, ZnO+C Zn+CO। अब कार्बन की उच्च आबंध ऊर्जा के कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर कार्बन श्रृंखला निर्मित करता है। कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाने का यही कारण है। अब कार्बन परमाणुओं की बंधन क्षमता या गुण के कारण ही एक ही आणविक सूत्र के भिन्न यौगिक बन जाते हैं, जो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। जैसे CH4H10 ब्यूटेन के 2 समावयवी हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। अब आते हैं कार्बन के समस्थानिक के बारे में। कार्बन के समस्थानिक 3 समस्थानिक हैं, 6C12 6C13 6C14। C12 परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब C14 रेडियो धर्मी समस्थानिक, जिसका प्रयोग मृत कार्बनिक वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य समस्थानिक 6C15 C16 भी खोजे जा चुके हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे, रासायनिक बंध एवं संयोजकता। रासायनिक बंध एवं संयोजकता। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक यार इतना मेहनत करता है, लाइक तो एक बनता है, लाइक कर दीजिए। थैंक यू और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।